हेलो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विशेष गहन विश्लेषण में, जिसे हम एक मास्टर क्लास भी कह सकते हैं, हम बात करने वाले हैं डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर के पेपर 2 की। जी, प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। बिल्कुल, और हमारा मिशन बहुत ही स्पष्ट है। हम राजन सीरीज 2026 के जो मास्टर पीडीएफ है, उसका पूरा तार्किक निचोड़ समझने वाले हैं। यानी पर रटने से पूरी तरह आजादी। हाँ, क्योंकि रटी हुई चीजें हम भूल जाते हैं। तो आज हम संवैधानिक प्रावधानों से लेकर जो महत्वपूर्ण शैक्षिक योजनाएं जमीन पर उतारी गईं, उन सब का बहुत ही गहराई से विश्लेषण करेंगे। और ये भावी शिक्षकों के लिए, ये मतलब आप सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप नीतियों के पीछे का क्यों समझ लेंगे तो परीक्षा में कोई भी सवाल आ जाए आप आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए इस चर्चा की शुरुआत सबसे ठोस जगह से करते हैं, जो कि हमारा संविधान है। बिल्कुल, शिक्षा का जो आधार है। जी, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तो बहुत सी बातें हुई, लेकिन एक अनुच्छेद ऐसा है जिसने पूरी तस्वीर बदल दी। अनुच्छेद 21 क, सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान। हाँ, जिसने 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। और यहाँ मैं कहना चाहूंगी, एज शिवांश मिश्रा सर मेंशन्ड, अनुच्छेद 21 क के बिना शिक्षा को एक वास्तविक मौलिक अधिकार का दर्जा कभी मिल ही नहीं सकता था। एकदम सटीक बात है। देखिए, मौलिक अधिकार ये शब्द कोई छोटा मोटा शब्द नहीं है। जब तक ये सिर्फ एक नीति थी, तब तक राज्य सरकारें कह सकती थीं कि हमारे पास बजट नहीं है, हम बाद में देखेंगे। सही बात है। लेकिन 21 का के आते ही ये हर बच्चे का कानूनी हक बन गया। मतलब अगर बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा तो वो न्यायालय जा सकता है। यानी ये एक तरह से उस पूरी शैक्षिक इमारत की सबसे मजबूत नींव है। बिल्कुल। अब इसी संविधान में एक और बहुत ही दिलचस्प बात लिखी है, अनुच्छेद 350A। जी, इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व होगा। अब अक्सर हमें लगता है कि स्कूल तो नई भाषाएं सीखने की जगह है। हाँ। तो मातृभाषा पे इतना जोर क्यों दिया गया? इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है ना, वो बहुत गहरा है। आप सोचिए, एक 5 साल का बच्चा जब वो पहली बार अपने घर का वो सुरक्षित माहौल छोड़कर स्कूल आता है तो वो वैसे ही थोड़ा डरा हुआ होता है। हाँ, बिल्कुल। वो बच्चा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में सपने देखता है। अब अगर पहले ही दिन शिक्षक किसी बिल्कुल अनजान भाषा में उससे बात करने लगे तो क्या होगा? वो तो घबरा जाएगा। बिल्कुल, स्कूल उसके लिए एक डरावनी जगह बन जाएगा। तो अनुच्छेद 350A बस ये सुनिश्चित करता है कि स्कूल की शुरुआत बच्चे के लिए कोई सदमा ना हो। अच्छा, ताकि वो अपनी जानी पहचानी भाषा के सहारे आराम से नई चीजें सीख सके। एकदम सही। बहुत ही तार्किक बात है। अब एक और व्यवस्था है संविधान में, समवर्ती सूची, जिसे हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। जी, जिसमें शिक्षा को रखा गया है। हाँ, मतलब शिक्षा केंद्र और राज्य दोनों का विषय है। तो क्या मैं इसे एक फ्रेंचाइजी मॉडल की तरह देख सकती हूँ? फ्रेंचाइजी मॉडल मतलब कैसे? जैसे कोई बड़ी कंपनी एक मास्टर रेसिपी तय कर देती है, लेकिन जो स्थानीय दुकानदार है वो अपने इलाके के स्वाद के हिसाब से उसमें थोड़े बदलाव कर लेता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही शानदार उदाहरण दिया आपने। है ना? बिल्कुल। देखिए, भारत एक बहुत बड़ा देश है। अगर शिक्षा पूरी तरह से दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार के हाथ में होती तो शायद दक्षिण भारत या पूर्वोत्तर की स्थानीय जरूरतों को कभी समझा ही नहीं जाता। उनकी भाषा और संस्कृति बिल्कुल अलग है। सही कहा। और अगर इसे सिर्फ राज्यों के भरोसे छोड़ देते तो पूरे देश में शिक्षा का कोई एक राष्ट्रीय मानक, कोई स्टैंडर्ड ही नहीं बन पाता। समझ गए। इसलिए नीतियां केंद्र बनाता है, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने का, वो जो स्वाद जोड़ने का काम है, वो राज्य सरकारें करती हैं। और इसी समवर्ती सूची का एक बहुत बड़ा परिणाम था आरटीई एक्ट 2009। जी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, जो कि कुल 7 अध्यायों में बंटा हुआ है। लेकिन यहाँ मुझे एक बात हमेशा उलझाती है। अगर ये 2009 में ही बन गया था तो इसे पूरे देश में लागू करने के लिए 1 अप्रैल 2010 तक का इंतजार क्यों किया गया? ये एक बहुत ही व्यावहारिक कारण से हुआ था। कानून पास करना एक बात है, लेकिन उसे लागू करना अलग बात है। जब सरकार ने कहा कि हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा मिलेगी तो अचानक से करोड़ों नए बच्चे स्कूल आने वाले थे। बिल्कुल, भीड़ बढ़ने वाली थी। तो क्या हमारे पास रातों रात इतने स्कूल थे?
क्या उतने शिक्षक थे? शायद नहीं। बिल्कुल नहीं। तो ये जो 2009 से 1 अप्रैल 2010 के बीच का समय था, ये उसी बुनियादी ढांचे को, मतलब स्कूल्स और टीचर्स की व्यवस्था करने के लिए लिया गया था। तो ये तो हो गई हमारे संविधान और आधुनिक अधिकारों की बात। लेकिन शिक्षा का ये अधिकार कोई एक दिन में तो मिल नहीं गया। जी, इसका एक बहुत लंबा इतिहास है। हाँ, अगर हम स्वतंत्रता से पूर्व जाएं तो 1854 में वुड्स का घोषणा पत्र आया था, जिसे वुड्स डिस्पैच भी कहते हैं। बिल्कुल। और फिर आया 1882 का हंटर कमीशन, और पीडीएफ के अनुसार एसी हंटर कमीशन ने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य और निःशुल्क करने का प्रस्ताव रखा था। जी हाँ, 1882 में। ये तो आजादी से बहुत बहुत पहले की बात है। यही तो इतिहास की सबसे रोचक बात है। हमें लगता है कि मुफ्त शिक्षा आज का विचार है, लेकिन इसका बीज 1882 में ही बो दिया गया था। अच्छा। हालांकि ब्रिटिश सरकार में इसे लागू करने में कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनका मकसद भारत का विकास करना थोड़ी था। और शायद यही कारण है कि 1901 में अमेरिन जब लॉर्ड कर्जन ने शिमला शिक्षा सम्मेलन बुलाया था, तो वो बहुत ही गोपनीय तरीके से हुआ था। एकदम सही पकड़ा आपने। लॉर्ड कर्जन का वो सम्मेलन शिक्षा सुधार के लिए कम था और ब्रिटिश नियंत्रण को मजबूत करने के लिए ज्यादा था। उन्हें डर था कि अगर भारतीय ज्यादा पढ़ लिख गए तो आजादी मांगेंगे, इसलिए उस सम्मेलन में किसी भारतीय को बुलाया ही नहीं गया। इसी नियंत्रण से मुझे एक और सिद्धांत याद आ रहा है, लॉर्ड मैकाले का निष्पंदन का सिद्धांत, यानी फिल्टरेशन थ्योरी। जी, छनने का सिद्धांत। मैकाले का कहना था कि शिक्षा उच्च वर्गों से छनकर धीरे धीरे निम्न वर्गों तक पहुंचेगी। मतलब क्या वो सच में इतने भोले थे कि उन्हें लगता था अमीर लोग अपना ज्ञान गरीबों को बांट देंगे? देखिए, वो भोले बिल्कुल नहीं थे। ये उनकी बहुत ही सोची समझी रणनीति थी। अच्छा। उन्हें भारत पर राज करने के लिए बस सस्ते क्लर्कों की एक फौज चाहिए थी। उन्हें वैज्ञानिक नहीं बनाने थे यहाँ। बात तो सही है। अब करोड़ों लोगों को पढ़ाने में पैसा खर्च होता, इसलिए उन्होंने ये थ्योरी बना दी कि हम सिर्फ कुछ खास लोगों को पढ़ाएंगे और वो धीरे धीरे बाकी जनता को पढ़ा देंगे, जो कि असल में कभी होना ही नहीं था। बिल्कुल। मैकाले जानता था कि ज्ञान कोई पानी थोड़ी है जो गुरुत्वाकर्षण से नीचे की तरफ बह जाएगा। और इसी थ्योरी के बिल्कुल खिलाफ 1937 में एक बहुत बड़ा प्रस्ताव आया, महात्मा गांधी जी की बुनियादी तालीम। जी, जिसने पूरी दिशा ही बदल दी। हाँ, क्योंकि गांधी जी की सोच मैकाले से बिल्कुल उल्टी थी। मैकाले ऊपर से नीचे की बात कर रहे थे और गांधी जी जमीनी स्तर की, बिल्कुल ग्रासरूट लेवल की। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा सिर्फ कुर्सी पर बैठने वाले क्लर्क बनाने के लिए नहीं होनी चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? ऐसी शिक्षा जो इंसान के जीवन, उसके हस्त कौशल, मतलब किसी क्राफ्ट से जुड़ी हो, ताकि बच्चा स्कूल से निकले तो आत्मनिर्भर हो। और आजादी के बाद हमने इसी आत्मनिर्भरता और सबके लिए शिक्षा के लक्ष्य को अपनाया भी। जी, कई महत्वपूर्ण आयोग बने। जैसे 1952 में मुदलियर आयोग बना, जिसने माध्यमिक शिक्षा पर फोकस किया। लेकिन फिर 1964-66 में कोठारी आयोग आया, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं। जी। अब मुझे ये बताइए, जब पहले से आयोग बन रहे थे तो कोठारी आयोग को पूरे के पूरे शैक्षिक ढांचे का अध्ययन करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्योंकि देखिए, तब तक सरकार ये समझ चुकी थी कि शिक्षा के किसी एक हिस्से को सुधारने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, मतलब टुकड़ों में काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। आप प्राथमिक शिक्षा को अलग और उच्च शिक्षा को अलग रखकर नहीं देख सकते। ये एक चेन है। कोठारी आयोग पहला ऐसा आयोग था जिसने प्राथमिक शिक्षा से लेकर रिसर्च तक पूरे सिस्टम का एक साथ विश्लेषण किया। और शायद इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय आय का 6% शिक्षा पर खर्च करने की बात कही थी। एकदम सही। इसके बाद 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई और फिर उसकी समीक्षा के लिए 1990 में राममूर्ति समीक्षा समिति बनी। जी। लेकिन इन सब में एक समिति है जिसने मेरा ध्यान बहुत खींचा, मार्च 1992 की यशपाल समिति। स्कूली शिक्षा के बोझ को कम करने वाली समिति। हाँ, उनकी रिपोर्ट का नाम ही था शिक्षा बिना बोझ के। प्रोफेसर यशपाल ने एक बहुत ही कड़वी सच्चाई देश के सामने रखी थी। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों के बस्ते का जो वजन है ना, वो उनके अपने वजन से भारी होता जा रहा है। बिल्कुल। और ये सिर्फ फिजिकल बोझ नहीं था, नहीं, ये मानसिक बोझ भी था, रटने का बोझ। अगर बच्चा बिना समझे सिर्फ परीक्षा के लिए रट रहा है तो शिक्षा का कोई अर्थ नहीं है। सही बात है। लेकिन देखिए, ये नीतियां और कमेटियां तो कागज पर बहुत अच्छी लगती हैं। असल चुनौती तो उन्हें जमीन पर उतारना है। बिल्कुल। तो चलिए अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 और उसकी जो जमीनी योजनाएं हैं उन पर बात करते हैं। एनपीई 1986 ने पूरे भारत के लिए 10+2+3 की शैक्षिक संरचना का सुझाव दिया था।
और ये कोई मामूली सुझाव नहीं था। कैसे? इससे पहले हर राज्य का अपना अलग सिस्टम था। कोई 11 साल पढ़ा रहा है, कोई कुछ और। इस 10+2+3 मॉडल ने पूरे देश में एक एकरूपता ला दी। अच्छा, मतलब 10 साल की सामान्य शिक्षा, 2 साल की उच्चतर माध्यमिक और 3 साल का स्नातक। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि एक राज्य का विद्यार्थी बिना किसी परेशानी के दूसरे राज्य में जाकर अपनी पढ़ाई जारी रख सकता था। बहुत बढ़िया। और इसी नीति की देन थे नवोदय विद्यालय, जो मेधावी छात्रों के लिए बने, और हर जनपद में डाइट की स्थापना हुई। जी, शिक्षकों की ट्रेनिंग के लिए। लेकिन इसी बीच एक योजना आई, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यानी ओबीबी। जी, 1987-88 के दौरान। पता है, जब मैं छोटी थी मुझे लगता था कि शायद सरकार हर स्कूल में एक नया ब्लैक बोर्ड बांटने वाली है। हाँ, नाम से ऐसा ही लगता है। और ऑपरेशन शब्द तो सेना या किसी इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो इसका शिक्षा से क्या लेना देना था? यही तो इस नाम की सबसे बड़ी खूबी है। सरकार जानबूझकर ऑपरेशन शब्द का इस्तेमाल करना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उस समय हमारे प्राथमिक स्कूलों की हालत किसी राष्ट्रीय इमरजेंसी से कम नहीं थी। मतलब बुनियादी चीजें ही नहीं थी। बिल्कुल। स्कूलों में न छत थी, न बैठने की चटाई, और कई जगह तो शिक्षक ही नहीं थे। इसलिए इसे एक युद्ध स्तर के मिशन की तरह लिया गया। अच्छा, तो यहाँ ब्लैक बोर्ड का मतलब सिर्फ एक काला तख्ता नहीं था? नहीं, वो सिर्फ एक प्रतीक था, एक सिंबल था स्कूल की न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं का। समझ गए। मतलब कम से कम 2 पक्के कमरे हों, 2 शिक्षक हों जिनमें कम से कम एक महिला हो, और पढ़ाने के लिए जरूरी सामग्री हो। बिल्कुल। यहाँ मैं विद्यार्थियों को बेसिक शिक्षा परियोजना यानी बीईपी 1972 का भी ध्यान दिलाना चाहूंगी, जिसका उद्देश्य भी शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करना था। लेकिन ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड ने सीधे बुनियादी ढांचे पर काम किया। एकदम सही। पर स्कूल बन जाने के बाद भी एक बड़ी समस्या थी, बच्चे स्कूल आए ही नहीं रहे थे, और जो आ रहे थे वो टिक नहीं रहे थे। हाँ, और इसका समाधान लेकर आई 15 अगस्त 1995 को शुरू हुई मध्याह्न भोजन योजना, जिसे आज हम पीएम पोषण योजना कहते हैं, जिसे आम भाषा में मिड डे मील कहा जाता है। बिल्कुल। अब देखिए, इसके 3 मुख्य लक्ष्य बताए गए हैं: नामांकन, ठहराव और प्रेरणा। जी, एनरोलमेंट, रिटेंशन एंड मोटिवेशन। अब नामांकन तो हो गया, लेकिन असली चुनौती है ठहराव। मतलब बच्चा लंच की घंटी बजते ही बैग लेकर घर ना भाग जाए। हाँ, ये बहुत होता था पहले। राइटली सेड शिवांश मिश्रा सर कि केवल स्कूल खोल देना काफी नहीं है, बच्चों का ठहराव और उनकी प्रेरणा के लिए मिड डे मील जैसी योजनाएं भारत के इतिहास में एक गेम चेंजर साबित हुई। इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, एक गरीब परिवार के लिए बच्चे को स्कूल भेजना एक तरह का आर्थिक नुकसान था। वो कैसे? अगर वो बच्चा खेत में या दुकान पर काम करे तो शाम को घर में कुछ पैसे आते, मजदूरी के पैसे, तो माँ बाप उसे स्कूल क्यों भेजें? मिड डे मील ने इसी सोच को पलट दिया। जब माता पिता को लगा कि बच्चे को कम से कम एक समय का पौष्टिक खाना मिलेगा, तो वो प्रेरित हुए। और बच्चा भी भूखे पेट पढ़ नहीं सकता, तो इस योजना ने नामांकन बढ़ा दिया। बिल्कुल। और ऐसी मोमेंटम को आगे बढ़ाया 2001 में आए सर्व शिक्षा अभियान यानी एसएसए ने, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए था। हाँ, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों का वित्तीय सहयोग था। और यूपी में जो 2004 में स्कूल चलो अभियान शुरू हुआ, वो इसी का हिस्सा था। जी, और इस सर्व शिक्षा अभियान का सबसे बड़ा लक्ष्य था शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन। हाँ, इसका सीधा सा अर्थ है कि समाज का कोई भी तबका, चाहे किसी भी जाति का हो, धर्म का हो या आर्थिक स्थिति का हो, वो शिक्षा से वंचित ना रहे। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, सबके लिए शिक्षा। लेकिन जब हम असलियत देखते हैं तो एक वर्ग अक्सर पीछे छूट जाता था। आप बालिकाओं की बात कर रही हैं? बिल्कुल। इसीलिए पाठ्यक्रम में समावेशन और बालिका शिक्षा पर बहुत जोर है। इसमें 2 प्रमुख योजनाओं का जिक्र है। पहली है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना यानी केजीबीवी जी। और दूसरी है एनपीजीईएल कार्यक्रम। मुझे ये बताइए, बालिकाओं के लिए 2 अलग-अलग योजनाएं क्यों? इनमें क्या फर्क है? ये बहुत ही बारीक अंतर है, विद्यार्थियों को इसे ध्यान से समझना चाहिए। जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय यानी केजीबीवी है, वो मुख्य रूप से उच्च प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 की बालिकाओं के लिए है। अच्छा, और ये आवासीय विद्यालय होते हैं ना? बिल्कुल, रेजिडेंशियल। होता क्या था कि ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग की लड़कियां
कक्षा 5 तक तो गांव के स्कूल में पढ़ लेती थीं। क्योंकि वो पास होता था। हाँ, लेकिन कक्षा 6 के लिए स्कूल अक्सर दूर होता था, तो सुरक्षा के डर से माता-पिता उनकी पढ़ाई छोड़वा देते थे। ओहो, ये तो बहुत बड़ी समस्या थी। इसीलिए केजीवीवी ने उन्हें स्कूल के अंदर ही हॉस्टल की सुविधा दी, ताकि वो सुरक्षित रहकर अपनी उच्च प्राथमिक पढ़ाई पूरी कर सकें। बहुत ही शानदार कदम। और जो NPEGL है? NPEGL मुख्य रूप से कक्षा 3 से 5 की उन अपवंचित लड़कियों के लिए है जो किसी कारण से पढ़ाई में पीछे रह गई हैं। समझ गई। मतलब एक योजना प्राथमिक स्तर पर उन्हें सपोर्ट कर रही है और दूसरी उच्च प्राथमिक स्तर पर उन्हें टिके रहने में मदद कर रही है। बिल्कुल सही। अब बच्चे स्कूल में आ गए, टिक भी गए, लेकिन क्या उन्हें सही ज्ञान मिल रहा है? गुणवत्ता भी तो जरूरी है। हाँ, और इसी गुणवत्ता के लिए NCF 2005 यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा लाई गई, जिसका सबसे बड़ा सिद्धांत था रटंत प्रणाली को खत्म करना और विद्यालय में प्राप्त ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना। इसमें यह भी है कि हर 5 साल बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। असल में NCF 2005 यशपाल समिति की बिना बोझ की शिक्षा का ही व्यवहारिक रूप है। वो कैसे? जब एक शिक्षक विज्ञान पढ़ाता है तो उसे किताब की बजाय बच्चे के गांव या खेत के उदाहरण देने चाहिए, ताकि बच्चा उसे अनुभव कर सके, उसे रटना ना पड़े। बिल्कुल। लेकिन जब बच्चा अनुभव नहीं कर पाता तो शिक्षा में 2 बहुत बड़ी बीमारियां जन्म लेती हैं, जिनका इस PDF में बहुत जिक्र है। अपव्यय और ह्रास। हाँ, अपव्यय यानी वेस्टेज और ह्रास यानी स्टैग्नेशन। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में 2 तस्वीरें आईं। अच्छा, कौन सी तस्वीरें? अपव्यय तब होता है जब बच्चा प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना स्कूल छोड़ देता है। मुझे यह एक छेद वाली बाल्टी की तरह लगता है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है। सरकार संसाधन डाल रही है, बच्चे एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन बाल्टी में छेद होने के कारण वो बीच में ही बह जा रहे हैं। और ये राष्ट्रीय संसाधनों का एक बहुत बड़ा अपव्यय है। और दूसरी समस्या जो आपने बताई, ह्रास। हाँ, ह्रास को मैं एक फंसे हुए पहिए की तरह देखती हूँ। फंसे हुए पहिए की तरह? हाँ, मतलब बच्चा बार बार फेल हो रहा है, इंजन चालू है, पहिया घूम रहा है, लेकिन कीचड़ में फंसने के कारण गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। बहुत खूब। बच्चा एक ही क्लास में रुका रहता है, उसका समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होते हैं। तो एक छेद वाली बाल्टी और दूसरा फंसा हुआ पहिया। और इन्हीं दोनों को रोकने के लिए NCF 2005 और मिड डे मील जैसी चीजें लाई गईं। और इस पूरे सिस्टम को सुधारने के लिए अब सिर्फ सरकार काफी नहीं है, समाज को भी जोड़ना होगा। बिल्कुल। इसीलिए साक्षरता अभियान चले, जैसे एक बहुत ही प्रेरक वाक्य सामने आया, एक पढ़ाए एक, यानी एक पढ़ाए एक, जिसकी सर्वप्रथम घोषणा केरल राज्य से हुई थी। हाँ, ये हर पढ़े लिखे इंसान की जिम्मेदारी है। अब अंत में इस पूरे तंत्र को चलाने के लिए कुछ संस्थाएं भी तो चाहिए। जी, संस्थाएं जो नीतियां बनाती हैं। जैसे नई दिल्ली में स्थित NCERT जो पाठ्यक्रम बनाती है, और NCTE जो अध्यापक शिक्षा के लिए नियामक संस्था है। मतलब शिक्षक बनने की योग्यताएं NCTE तय करती है। और इन नीतियों को जिले तक पहुंचाने के लिए हर जनपद स्तर पर डाइट की स्थापना की गई। बिल्कुल, डाइट एक पुल का काम करता है राज्य की नीतियों और जमीनी स्कूलों के बीच। तो विद्यार्थीगण, ये था राजन सीरीज 2026 के मास्टर PDF का एक विस्तृत विश्लेषण। हमने संविधान से शुरू किया, इतिहास के पन्नों को पलटा और जमीनी योजनाओं तक पहुंचे। आज के इस पूरे गहन विश्लेषण को समाप्त करने से पहले मैं उसे एक बेहद शक्तिशाली विचार की ओर सभी भावी शिक्षकों का ध्यान खींचना चाहूंगा, जो इस PDF में दिया है। जी बिल्कुल। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। वाओ! ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। आप DLED सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं कर रहे। जब आप इस ज्ञान को लेकर समाज में जाएंगे तो आपकी जानकारी अज्ञानता के खिलाफ एक दहाड़ बननी चाहिए। सच में ये रोंगटे खड़े कर देने वाला विचार है। विद्यार्थियों, मेरी आपको ये सलाह है कि इस मास्टर क्लास को कम से कम 2 से 3 बार जरूर रिवाइज करें। जी, ताकि परीक्षा हॉल में कोई कंफ्यूजन ना रहे। और हाँ, जो शेरनी का दूध आज आपने पिया है, उसका शानदार असर आपकी उत्तर पुस्तिका में साफ दिखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।